नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं टर्म 1 हिंदी की जो परीक्षा होने वाली है सीबीएसई की, उसके पूरे प्रश्न पत्र का आज हम अभ्यास करेंगे। इससे पहले छोटी छोटी वीडियो विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की मैंने बनाई हैं। आज उन सभी को समाहित करते हुए पूरे प्रश्न पत्र का हम अभ्यास करेंगे, क्योंकि हिंदी की परीक्षा में अब समय कम रह गया है। ठीक है, तो हम चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 3 खंडों में विभाजित है क ख ग। ये आपको पहले बताया गया, वीडियो में ऑलरेडी बनाई है, समय लेना उतना ठीक नहीं है। तो आपको पता है 2 गद्यांश आएंगे, गद्यांश की दोनों की हम व्याख्या करेंगे, 2 काव्यांश आएंगे, दोनों की हम व्याख्या करेंगे, और व्याकरण की भी। इस तरह से हम व्याख्या करते चलेंगे, सीखते चलेंगे, हम सभी सीखेंगे। ठीक है, तो पहला गद्यांश है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, वह काम जो बच्चों को बचपन, उनकी क्षमता, उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। देखिए बच्चों, जब हम गद्यांश पढ़ते हैं तो गद्यांश हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, और इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी एक बार पढ़ना है, इसको पढ़ने से भी पहले, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा प्रश्न पूछा गया। और जब हम पढ़ते चलें, जब वो प्रश्न सामने आए तो उसके ऊपर आप छोटा मोटा एक निशान लगा के भी अपने आप को ये मतलब सजग कर सकते हैं कि भाई हाँ, ये पहले प्रश्न का उत्तर है, ये दूसरे का उत्तर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है, जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यह सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वालों एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, है ना, ये प्रश्न पूछा गया पीछे, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों, अभिभावकों द्वारा भी समाहित करना चाहिए। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों में, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड, तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है, जो समाज के लिए शाप बनती जा रही है, तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा रहा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। ठीक है, आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहें। बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन न छिन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। ये हमने गद्यांश पढ़ा। अब इसी गद्यांश पर आधारित प्रश्न करते हैं। हर एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई एक विकल्प ठीक है। पहला विकल्प है, पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। पहला है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है, ये नहीं है। बाल श्रम को समाप्त करना केवल जनता का दायित्व है, ये भी नहीं है। बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है, ऐसी सोच है लोगों की, तो ये ठीक है। और घ में दिया है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल अभिभावकों का दायित्व है, ये भी नहीं है ना। तो बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है, तो ऐसी सोच है, ये इसका सही उत्तर है। दूसरा चलते हैं, घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों में, कारखानों में अनेक बाल श्रमिकों को काम करते देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं। तो पहला विकल्प है क, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, हम जागरूक बनना नहीं चाहते, हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो गद्यांश पढ़ेंगे तो ये इसका विकल्प निकल कर आता है, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। ठीक है, आप इस पर निशान लगा सकते हैं। अच्छा देखिए बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है तो 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे। मान लो इसका घ ठीक है, तो घ को आपको इधर काला करना है और ये जो बॉक्स रहेगा उधर घ लिखना भी है। ठीक है, ये जो काउंटिंग है ABCD या क ख ग घ, यही आजकल मुख्य है।
यही काउंट हो रहा है, यहाँ पर ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। इसमें हमने पीछे पढ़ा था तो यही निकल के आया था, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है, तो इस पर निशान लगाइए। अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके उत्तर आपको साफ साफ नज़र आने लगेंगे। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण हमारे भारत में है, हमने जो भी पढ़ा वो है गरीबी। ठीक है, और भूखमरी हमारे देश का सबसे मुख्य कारण। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये देखिए यहाँ ये लिखा है। ठीक है, ये दिख रहा है बच्चों आपको, ये गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। ठीक है, तो ये इसका इधर आंसर आ गया चौथे का। बच्चों को बाल श्रम के लिए हानिविवश होना चाहिए, तो इसका आंसर है निर्धनता और भूखमरी। देखिए ये नहीं है जागरूकता का अभाव, ये भी नहीं है शिक्षा का अभाव, ये भी नहीं है, और लोगों की मनोवृत्ति, ये भी नहीं है। तो ये सही आंसर है, पहचान लिया आपने। आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न। बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान होता है? तो विकल्प पढ़ते हैं। बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर रखता है, ये नहीं। लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, ये नहीं। देश के बारे में पूछा देखिए, है ना। बच्चों का शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर हो जाता है। तो ये देश के लिए सबसे उपयुक्त है। बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान पहुंचता है? तो ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है कि ये देश को नुकसान हो रहा है। क्यों? आप लगा सकते हैं, जब शारीरिक मानसिक सामाजिक और जो है शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास रुक जाएगा तो देश अपने आप उसका विकास रुक जाएगा। तो यहाँ सीधा सीधा लिख दिया, तो यही इसका सटीक आंसर है। ठीक है, और आगे चलते हैं। दूसरा गद्यांश है, ये देखिए करना एक ही है लेकिन हम सभी कर रहे हैं। निसंदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ हैं, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नज़रअंदाज करता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता, अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा सहन करना पड़ता है। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफ़ी कमी आई। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्यकाल में वह सम्मान घटने लगा था। आगे चलते हैं। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। ठीक है, शिक्षा ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण महिलाएं सदियों से घर तथा खेतों में पुरुषों के बराबर ही काम करती आई हैं, लेकिन वहाँ उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता है। ठीक है, महिलाओं को उतना सम्मान नहीं दिया जाता, ना ही उतनी मजदूरी दी जाती। अब ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। ठीक है, आर्थिक निर्भरता, इन सभी से महिलाओं को छुटकारा पाना है। तो ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अपना स्थान बनाती हैं। समाज में अनेक वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक क्षेत्रों में बराबर का भागीदार बनाया जाए। ठीक है, भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत हद तक भौगोलिक, शहरी, ग्रामीण, शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक एकता के रूप में निर्भर करता है। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं हुई हैं, अपितु परिवार और समाज की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ समझकर दुनिया में आने से पहले ही मारे नहीं, इसलिए विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा दूसरा गद्यांश। अब इसके सीधे प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। तो ये उसके आंसर हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, कोई एक ठीक है। समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, पहला।
दूसरा है ख, वे आत्मनिर्भर थी। ग, वे अपने निर्णय में सक्षम थी। वे शिक्षित थी। देखिए शिक्षित तो थी नहीं, अपने निर्णय भी नहीं ले सकती थी, आत्मनिर्भर भी नहीं थी, तो समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, है ना। तो ये इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न देखिए, ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है। ग्रामीण सोच में परिवर्तन, शिक्षा का प्रचार प्रसार, गांव में सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये नहीं है। सड़कें बनवाना, ये नहीं है। अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध करना, ये भी इस गद्यांश में नहीं है। आया क्या है, ये शिक्षा का प्रचार प्रसार, ये ही ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते। अब बेटियों को लोग बोझ नहीं समझते, ऐसे पहले बोझ समझते थे, है ना। अब पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो यह समाज की किस सोच का परिणाम है। पुरातन यानी पुरानी, नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। नकारात्मक, ये भी नहीं है। संकीर्ण, छोटी मानसिकता, ये भी नहीं है। तो ये सकारात्मक सोच है, ये इसका राइट आंसर है। इसी को आप काला करेंगे, आगे खा लिखेंगे। चौथा देखते हैं, महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया। महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया। वित्तीय निर्भरता समाप्त हुई, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता हुई, ठीक है। और आर्थिक स्थिति में दुर्बलता, ये नहीं है। देखिए वित्तीय ऋण में मुक्त, ये भी नहीं है। और वित्तीय निर्भरता समाप्त, ये भी नहीं। आर्थिक स्थिति में सुदृढ़, तो आर्थिक स्थिति में उनकी जो है सही हो गया, ठीक है। यहाँ भी देखिए चौथे का गा दे रखा है, तो आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता, तो ये इसका सही आंसर है। पांचवा देखिए, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है। मतलब महिलाएं क्या केवल आर्थिक यानी पैसा, अर्थ होता है पैसा, अर्थ से बना है आर्थिक, अर्थ के अंदर है ना, ये अर्थ है, इसके अंदर हमने एक प्रत्यय लगा दिया तो क्या शब्द बन गया, आर्थिक, है ना। इसको आप बिल्कुल अजीब सा शब्द ना समझे बच्चों, अर्थ का मतलब होता है पैसा, द्रव्य, मुद्रा, है ना। तो क्या प्रश्न है, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना, यानी महिलाएं केवल पैसे के लिए ही सशक्त हों, ऐसा है क्या। तो इसमें देखिए पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। हाँ, इससे वे आत्मनिर्भर हो जाती हैं, ये नहीं है। नहीं, इससे उन्हें दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, ये भी नहीं। हाँ, इससे वे शक्तिशाली बन जाती हैं, ये भी नहीं। नहीं, देखिए आंसर प्रश्न पर दिए, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहिए, केवल आर्थिक रूप से, तो आर्थिक रूप से नहीं होना चाहिए, तो उत्तर नहीं से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये है आंसर नहीं, है ना। ये दोहरी जिम्मेदारी, ये भी नहीं होगा, तो यही बचता है। नहीं, उनका भय मुक्त, प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है ना। जो महिलाएं घर में डरी रहती हैं, सहमी रहती हैं, उनसे भी मुक्त होना, आर्थिक रूप से तो मदद होना ही, उनसे मुक्त होना, ये आंसर सटीक है। आगे चलते हैं, काव्यांश पे आ जाते हैं। देखिए काव्यांश वैसे तो बहुत सरल होता है अगर समझ में आ जाए तो, और सीधा पढ़ते हैं और उत्तर देते हैं। देश के आज़ाद होने पर बिता लंबी अवधि, अब असह्य इस दर्द से हैं धमनियाँ फटने लगीं। व्यर्थ सीढ़ीदार खेतों में कड़ी मेहनत किए, हो गया हूँ और जर्जर, बोझ ढोकर थक गया। अब मरूंगा तो जलाने के लिए मुझको, अरे दो लकड़ियाँ भी नहीं होंगी सुलभ इन जंगलों से। वन कहाँ हैं जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही है। तृषा कहते हैं भूख को, प्यास को, इच्छा को। कुल्हाड़ी काट डाले जा रहे हैं मानवों के बंधु तरुवर। तरुवर पेड़ रहते हैं। फूल से, फल से, दलों से, मूल से, तरु छाल से, सर्वस्व देकर जो मनुष्य को लाभ पहुंचाते सदा कट रहे हैं ये सभी वन, है ना। तो वनों की कटाई से संबंधित है और क्या क्या नुकसान पहुंचता है, ये भाव हमें समझ में आया। पर्वतों की दिव्य शोभा है निरंतर हो रही विद्रूप, है ना। विद्रूप क्या होता है, रूप बिगड़ गया है, पर्वतों का रूप बिगड़ा है ना, रूप बिगड़ कर स्थिति दिखाई होती है, वो विद्रूप है। ऋतुएं रो रही गगनचुंबी वन सदा जिनके हृदय से, फूटते झरने नदी बहती सुशीतल नीर की, पर पहर नित चहकते कूकते रहते विहग। पक्षी को कहते हैं। फूल पृथ्वी को सहज श्रृंगार करते हैं जहाँ। तो ये हमने पद्यांश पढ़ा, काव्यांश। अब इनके ये उत्तर हैं, उत्तर देख लिए। अब असह्य इस दर्द से में असह्य दर्द का कारण क्या है, ठीक है। तो ये आप देखिए जब ऑप्शन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। आपको पता है वनों की कटाई से संबंधित है, वन कट रहे हैं। आज़ादी के बाद लंबी अवधि बिता देना, ये नहीं। खेतों में कड़ी मेहनत करना, ये भी नहीं। वनों का ना रहना, ये भी नहीं। जर्जर होना है ना, नहीं, वनों का ना रहना, ये सही आंसर है ना। तो क्योंकि वन कटते जा रहे हैं, जर्जर होना भी नहीं, तो ये आंसर सही है। जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही, इस कथन से क्या तात्पर्य है। तृषा मैंने बताया था आपको अभी, क्या, इच्छा, प्यास, है ना। कुल्हाड़ों की प्यास क्या है, वृक्षों को काटना।
हिंसा बढ़ना ये भी नहीं, युद्ध का अवसर होना ये भी नहीं, सामाजिक क्रांति होना ये भी नहीं, पेड़ों को काट कर भी तृप्त ना होना ये तृषा है, प्यास है, काटे जा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं बढ़ रही है। तो ये इसका आंसर है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही, ये तृषा बढ़ रही है। आगे चलते हैं और आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। अंत्येष्टि के लिए लकड़ियाँ सुलभ न होने का कारण है। अंत्येष्टि यानी जब व्यक्ति की देहांत हो जाता है तो उसकी अंत्येष्टि करते हैं, तो क्या क्या कारण है? वन काटे जा रहे हैं, वन महोत्सव ये तो है ही नहीं, वर्षा के अभाव में वनों का सूखना ये कहीं आया ही नहीं इस काव्यांश में, मुनाफाखोरी ये भी नहीं आया, तो वन काटे जा रहे हैं, है ना। मैंने पहले बताया था वन कट रहे हैं, ये मुख्य भाव है, तो ये इसका आंसर है। पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है? पेड़ों को मानव बंधु, है ना, मानव यानी हम मनुष्य का मित्र है कौन? पेड़, ठीक है। तो इनके ऑप्शन पढ़िए। मानव पेड़ों का व्यापार करता है, बिल्कुल नहीं। पेड़ हमें ईंधन देते हैं, ये भी नहीं, है ना। पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, ये सही है आंसर, है ना। मानव पेड़ों का रक्षक है, रक्षक कहाँ बना हुआ है? काट रहा है पेड़ तो ये जो ख आंसर है चौथे का, ये आंसर सही है। पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, ठीक है। और यहाँ आप देखिए, अगर आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ इस काव्यांश में लिखा सर्वस्व देकर जो मनुष्य को लाभ पहुँचाते हैं सदा, ये लिखा हुआ है ना। तो क्या इसका आंसर है? ये आंसर है खा, पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं। क्लियर होगी बच्चों? आगे चलें। इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? तो किसकी दी गई? वन संरक्षण की, पेड़ों का संरक्षण करो, स्वच्छता की, वन कटाई की ये भी नहीं, स्वार्थी बनने की नहीं, वन संरक्षण की, ये हमें दी गई है, तो ये खा आंसर है। आगे चलते हैं। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी है छोटी सी कुटिया मेरी, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान का ये किसी कविता का काव्यांश है, कितना सुंदर है। माँ ओ कहकर बुला रही थी, है ना, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में, मुझे दिखलाने आई थी, पुलक रहे थे अंग द्रगों में कौतूहलता छलक रहा, है ना। अंग होते हैं, द्रग कहते हैं आँखों को, है ना। पुलक होता है हर्ष, खुशी, कोमल, है ना, हर्ष, कौतूहलता छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर, मंजुल कहते हैं सुंदर को, है ना, ब्यूटीफुल, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। कितनी सुंदर कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। तो इसके प्रश्न सीधे करते हैं बच्चों। और प्रश्न देखिए, काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवियत्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः पाया है? सहेली के रूप में पाया है क्या? नहीं, बिटिया से बात कर रही है ना, काव्यांश में हमने पढ़ा। बचपन की मधुर स्मृति के रूप में पाया है क्या? है ना, नहीं, है ना, बिटिया के रूप में पाया, छोटी बिटिया है बात कर रही, तो ये इसका आंसर सही है। माँ के रूप में नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये आंसर है अपनी बिटिया के रूप में। दूसरा देखिए, कवित्री वर्षों से किसे खोज रही थी? किसे खोज रही है कवित्री? बचपन को। देखो फिर से, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया, है ना, बचपन को खोज रही है, तो बचपन को खोज रही है। तो आगे चलते हैं। ये देखिए, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये देखिए, है ना, कहाँ गया ये रहा, पाया मैंने, यहाँ देखिए बच्चों, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया, ये देखिए, है ना, ये आंसर है इसका। और अब आते हैं प्रश्न पर सीधा, कहाँ है, ये देखिए, वर्ष की किसे खोज रही है? बचपन को, ठीक है, क्लियर हो गई बात, अपने बचपन को, है ना। बेटी को अपने सहचर्य, है ना, बचपन की सहेली ये भी नहीं, अपनों के सहचर ये भी नहीं, तो बचपन को, है ना, बचपन की बात आई है तो आपने इस पर टिक लगा देना है, सर्किल कर देना है और आगे लिख देना है घा, जो बॉक्स बना रहेगा।
कवित्री की बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व झलक रहा था? कवित्री की बेटी के माँ को संग खेलते देखकर, माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण, ठीक है, और माँ के साथ मिट्टी में खेलने के कारण, माँ को प्रसन्न देखकर, है ना। तो वो माँ को मिट्टी खिलाने लाई थी। देखिए यहाँ पर ये बच्चों देखिए, है ना, माँ, ओ माँ बुलाकर, ये देखिए पुलक रहा था। ये मैंने पूछा है क्या लाई, बोल उठी माँ का मिट्टी लाई थी अपनी माँ के लिए। बिटिया, छोटी सी बिटिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरे का देखिए आंसर क्या होगा? माँ को मिट्टी खिलाने के कारण। कवित्री की बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व झलक रहा था? माँ के लिए मिट्टी लाई थी खिलाने के लिए, माँ को मिट्टी खिलाने के कारण। तो ये इसका सही आंसर है। चौथा देखते हैं, मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी? इसके ऑप्शन देखिए। उसका शरीर धूल दूषित था और आंखों में डर था। नहीं था डर, तो गर्व था। उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था, हर्षित, खुश हो रहा था। उसकी भोली आंखों में उत्सुकता छलक रही थी, ठीक है। उसकी आंखों में शरारत नज़र आ रही थी, नहीं, उसकी छवि मनमोहक आकर्षक थी, ठीक है। तो ये वाला आंसर सटीक है, ज़्यादा उपयुक्त है। उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों से उत्सुकता झलक रही थी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।